नमस्कार। दिल्ली सल्तनत की कहानी में एक ऐसा वंश भी था जिसने सबसे लंबे वक्त तक राज किया, पर आज उसका नाम शानदार योजनाओं और उतनी ही स्पेक्टैक्युलर असफलताओं के लिए जाना जाता है। ये कहानी है तुगलक वंश की, पूरे 94 साल की हुकूमत जिसमें एम्बिशन, जीनियस और केओस की एक अनबिलीवेबल दास्तान छिपी है। तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत के 5 बड़े वंशों में तुगलकों ने 1320 से 1414 तक पूरे 94 साल हुकूमत की। ये किसी भी दूसरे वंश से कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला ये वंश इतिहास में इतना बदनाम क्यों हुआ और इसका अंत इतना ड्रामेटिक क्यों था? तो चलिए इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे इनकी लंबी हुकूमत और आखिर में पतन को। फिर इसके फाउंडर गयासुद्दीन को जानेंगे। इसके बाद सबसे कंट्रोवर्शियल शासक मोहम्मद बिन तुगलक के कारनामों को समझेंगे। फिरोज शाह की पॉलिसीज पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे तैमूर के हमले ने इस वंश का अस्तित्व ही मिटा दिया। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, सबसे लंबा शासन और अंतिम पतन। 1320 से 1414 तक चले इस दौर में हम उन बड़े शासकों को देखेंगे जिन्होंने इस डायनेस्टी की किस्मत लिखी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वंश के संस्थापक से, गयासुद्दीन तुगलक। उसका शासन सिर्फ 4 साल का था, 1320 से 1324 तक, लेकिन उसने एक बहुत मजबूत नींव रखी थी। गयासुद्दीन का असली नाम था गाजी मलिक और सुल्तान बनने से पहले वो पंजाब के दीपालपुर का एक बहुत ही केपेबल गवर्नर था। उसने न सिर्फ दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया, बल्कि एक ऐसा काम किया जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुआ, सिंचाई के लिए नहरें बनवाना। वो ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। लेकिन उसकी कहानी का अंत बहुत ही मिस्टीरियस और ड्रामेटिक है। 1324 में जब वो बंगाल जीतकर लौट रहा था तो एक लकड़ी के मंडप के ढहने से उसकी मौत हो गई, और यह मंडप उसी के बेटे जौना खान ने बनवाया था। याद रखिएगा ये नाम, जौना खान, जो इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। और अब आते हैं उस सुल्तान पर जो विरोधाभासों का बादशाह था, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान। उसका शासनकाल ब्रिलियंट आइडियाज और उतने ही कैटास्ट्रॉफिक फेलियर से भरा हुआ था। इतिहासकारों ने उसे बुद्धिमान मूर्ख शासक का टाइटल दिया। बुद्धिमान क्योंकि उसके आइडियाज अपने समय से बहुत आगे थे, और मूर्ख क्योंकि उन आइडियाज को लागू करने का उसका तरीका इतना गलत था कि हर तरफ सिर्फ तबाही मची। उसकी बदनामी के पीछे थे ये 5 कुख्यात प्रयोग: राजधानी को दौलताबाद ले जाना, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाना, दोआब में टैक्स बढ़ाना, खुरासान अभियान की प्लानिंग और कराचिल अभियान। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये योजनाएं एक के बाद एक फेल हुईं। पहला एक्सपेरिमेंट, राजधानी बदलना। उसने दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा, कैपिटल शिफ्ट करने का फैसला किया। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, पूरे 1500 किलोमीटर का। उसने पूरी दिल्ली की आबादी को चिलचिलाती गर्मी में पैदल चलने का हुक्म दे दिया। हजारों लोग रास्ते में ही मारे गए, और फिर कुछ ही वक्त बाद उसका मन बदला और उसने वापस दिल्ली लौटने का आदेश दे दिया। ये एक सोची समझी मानवीय त्रासदी से कम नहीं था। दूसरा एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी। उस वक्त सल्तनत में चांदी की बहुत कमी हो गई थी, तो सुल्तान को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने कांसे के सिक्के जारी किए जिनकी वैल्यू चांदी के सिक्कों के बराबर थी। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कांसा सस्ता था और आसानी से मिल जाता था। लोगों ने अपने घरों में ही टकसालें खोल ली और धड़ाधड़ नकली सिक्के बनाने लगे। नतीजा, बाजार नकली पैसों से पट गया, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा और इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। आखिर में सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी। और सोचिए, ये तो बस शुरुआत थी। डिजास्टर्स का सिलसिला रुका ही नहीं। उसने गंगा यमुना दोआब, जो सबसे उपजाऊ इलाका था, वहां ठीक उस वक्त टैक्स बढ़ा दिया जब वहां भयानक अकाल पड़ा था। किसान बगावत पर उतर आए। फिर उसने खुरासान पर हमला करने की एक बड़ी प्लान बनाई, लेकिन कभी हमला किया ही नहीं। और सबसे विनाशकारी, हिमाचल के कराचिल में भेजी गई उसकी सेना बर्फीले पहाड़ों में रास्ता भटक गई और लगभग पूरी की पूरी खत्म हो गई। ये एक के बाद एक बहुत बड़ी गलतियां थी। खुरासान अभियान के विफलता का स्केल देखिए, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3,70,000। उसने इतने सैनिकों की एक फौज खड़ी की और उन्हें पूरे 1 साल तक एडवांस में सैलरी दी, सिर्फ इस इंतजार में कि हमला किया जाएगा। जब प्लान कैंसिल हुआ तो इन सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। शाही खजाने को तो भारी नुकसान हुआ ही, सैनिकों में भी भयंकर गुस्सा फैल गया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, उसका विरोधाभासी कैरेक्टर।
एक तरफ वो इतना विनाशकारी शासक था तो दूसरी तरफ वो धार्मिक रूप से बहुत टॉलरेंट था। जैन मंदिरों में जाता, गंगा जल पीता और होली का त्योहार मनाता। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि उसी के राज में दिल्ली सल्तनत अपने सबसे बड़ी साइज पर पहुंची और उसी के राज में उसका टूटना भी शुरू हो गया। 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी साम्राज्य उसी की सल्तनत से टूटकर अलग हो गए। इसी उथल पुथल के बीच मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता भारत आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी यानी जज बना दिया। उसमें अपनी किताब किताबुल रहला में इस दौर का आंखों देखा हाल लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। उसका पूरा शासनकाल असल में अपने भाई की पॉलिसी से पैदा हुए केओस को शांत करने की एक कोशिश थी। उसकी एक ही पॉलिसी थी, तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट, सबको खुश करना। अब ये सबको खुश करने की पॉलिसी का मतलब था कॉम्प्रोमाइज। सेना और जमींदारों को खुश रखने के लिए उसने पदों को हेरिडिटरी यानी वंशानुगत बना दिया। मतलब अब काबिलियत की जगह खून का रिश्ता ज्यादा मायने रखने लगा। धार्मिक गुरुओं यानी उलेमा का सपोर्ट पाने के लिए वो एक कट्टर सुन्नी शासक बन गया। और प्रशासन में उसने अलाउद्दीन खिलजी के करप्शन विरोधी मिलिट्री रिफॉर्म्स, दाग और हुलिया को खत्म कर दिया। उसने शॉर्ट टर्म शांति तो हासिल कर ली, लेकिन सल्तनत की नींव को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। लेकिन उसकी विरासत का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी पॉजिटिव था। उसे एक महान बिल्डर, एक निर्माता के तौर पर जाना जाता है। उसने अपने शासनकाल में 300 से ज्यादा, जी हां 300 से ज्यादा नए शहर और कस्बे बसाए। इनमें जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद जैसे कई शहर आज भी आबाद हैं और ये उसके शासन के कंस्ट्रक्टिव साइड की गवाही देते हैं। प्रशासन में भी उसने कई बड़े काम किए। उसने सिंचाई के लिए नहरों का अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया, गुलामों, पेंशन और दान के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। और एक और दिलचस्प बात, वो इतिहास में बहुत रुचि रखता था। उसने सम्राट अशोक के 2 प्राचीन स्तंभों को टोपरा और मेरठ से दिल्ली मंगवाया ताकि उन पर लिखी रहस्यमयी लिपि को पढ़ सके। हालांकि कोई उसे पढ़ नहीं पाया। उसने फुतुहात-ए-फिरोज शाही नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। फिरोज शाह की तुष्टीकरण की पॉलिसीज ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया था। और अब तुगलक कहानी के अंतिम और सबसे विनाशकारी चैप्टर का वक्त था, तैमूर का आक्रमण, द फाइनल ब्लो। और अंत ऐसे हुआ। 1398 में जब खूंखार आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर हमला किया तो आखिरी तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद अपनी राजधानी और अपनी प्रजा को छोड़कर गुजरात भाग गया। दिल्ली पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड थी। तैमूर की सेना ने शहर में ऐसा कत्लेआम और लूटपाट मचाई जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। जाने से पहले तैमूर ने अपने कमांडर खिज्र खान को पंजाब का गवर्नर बना दिया और फिर 1414 में इसी खिज्र खान ने आखिरी तुगलक सुल्तान को मारकर दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश की शुरुआत की। तो तुगलक वंश की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है, एक शानदार आइडिया और उसे शानदार तरीके से लागू करना। इन दोनों में से किसकी विरासत को क्या चीज तय करती है? मोहम्मद बिन तुगलक के पास बेहतरीन विचार थे, पर वो उन्हें जमीन पर नहीं उतार सका। फिरोज शाह ने शांति स्थापित की, लेकिन भविष्य की कीमत पर। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें आज भी सिखाती है कि इरादों और नतीजों के बीच एक बहुत बड़ा फासला हो सकता है।